तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबके परिवार में भी सब ठीक है, सब एकदम मंगल कामनाएँ हैं। मेरी ओर से भी और भगवान से भी दुआ करता हूँ कि आप सबके परिवार में और आप सब मस्त रहें, खुश रहें। चलिए साथियों, चलते हैं आज हम जैसा कि साथियों हम अपने पिछले एपिसोड में पढ़ रहे थे कि हम किस तरीके से आपको पता होगा कि स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कर रहे थे और स्थानीय स्वशासन में हमने 73वें संविधान संशोधन को ठीक ढंग से समझने का, पढ़ने का प्रयास किया। आज हम उसके साथ ही ये भी देखेंगे कि 74वां संविधान संशोधन क्या है, इसके साथ ही कब हुआ, 1-2 समिति की भी बात करेंगे और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे आगे इसी वीडियो में कि शहर की परिभाषा क्या हो सकती है, नगर निगम क्या है, नगर पालिका क्या है, नगर परिषद क्या है, इन सब के अध्यक्ष कौन होते हैं, उनको क्या कहते हैं और इनके साथ ही आरक्षण की जो व्यवस्था है पंचायती राज में वो किस तरीके से है। तो जैसा कि साथियों हम अपनी पिछली बातों का अगर रिवाइज करें तो हम ये जानते हैं कि 1952 से ही लगातार सामुदायिक विकास कार्यक्रम से हिंदुस्तान में प्रयास चल रहे हैं कि पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन की स्थापना की जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हम ये भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार भारतीय संविधान का भाग 4 और आर्टिकल 40 खुले तरीके से कहता है कि राज्यों का ये दायित्व है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करें। मैं तो आपको अपने पिछले वीडियो में ये भी बता रहा था कि अगर महात्मा गांधी की हत्या 1948 में नहीं होती 30 जनवरी को तो हमें वो संविधान नहीं मिलता कि जो आज मिला उससे बहुत बेहतर संविधान और हमें यहाँ तक कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन तो हमें नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही साथियों बलवंत राय मेहता समिति 1957 में उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी, त्रिस्तरीय सरकार की बात की है और इसके साथ ही पीके थुंगन समिति के बारे में हम सब जानते हैं 1989 में और उनके आधार पर ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ और हम ये भी जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन को लागू किया गया वो 24 अप्रैल 1993 को किया गया और इसके साथ ही 11वीं अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में और इसमें 29 विषय हैं और इन सब चीजों के साथ ये है अपने 73वें संविधान संशोधन में जिसमें त्रिस्तरीय ढांचा भी हमने समझा था कि ग्राम पंचायत सरपंच होता है ग्राम पंचायत का मुखिया और इसके साथ ही हम ये भी पढ़ते हैं खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर प्रधान होता है राजनीतिक मुखिया और इसके साथ ही जिला प्रमुख होता है वो जिला प्रमुख होता है वो जिला परिषद का होता है। आज हम साथियों बात करेंगे 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन साथियों सबसे पहली चीज है कब हुआ? तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992-93 में। अब ये लागू कब हुआ? तो ये लागू वाली नाम डेट याद रखनी है। तो अब कभी कभार क्या है कि डेट भी पूछी जा रही है तो 1 जून 1973 को लागू 1993 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 जून 1993 को। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित है? शहरी निकाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? शहरी निकाय। अब साथियों इस शहरी निकाय को भी 3 स्तरों में बांटा गया है। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में। और 3 स्तर कौन कौन से? जिसमें पहला स्तर है वो है नगर पालिका। कौन सा है साथियों? नगर पालिका। दूसरा स्तर है नगर परिषद नगर परिषद और तीसरा है साथियों नगर निगम। हम इन तीनों के अध्यक्ष की भी बात करेंगे। नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर पालिका अध्यक्ष। मगर नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। नगर परिषद या नगर पंचायत के अध्यक्ष को कहा जाता है सभापति। क्या कहा जाता है साथियों? सभापति। और नगर निगम को ये कहा जाता है मेयर या महापौर। मेयर या महापौर। ये तो है साथियों अपने मतलब इनके अध्यक्ष है। नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है, नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति और नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर। अब देखिए साथियों अगर हम बात करें तो कितनी जनसंख्या के बाद हम बात कर सकते हैं तो मिनिमम है कि 10,000 से 1 लाख। कितनी जनसंख्या? शहरों की जनसंख्या मतलब शहरी जनसंख्या। ये किस जनसंख्या की बात कर रहा हूं? शहरी जनसंख्या। कि भाई शहर के इलाके में लगभग 10,000 से 1 लाख तक लोग रहते हैं तो वह नगर पालिका है और नगर निगम है 1 लाख से 3 लाख। 1 लाख से 3 लाख ये किस में है? नगर निगम में। नहीं माफ कीजिए नगर परिषद में। तो और 3 लाख से अगर अधिक है, कितने लाख से? 3 लाख से अधिक। 3 लाख से अधिक। 3 लाख से अगर अधिक जनसंख्या है तो वहां पर क्या होगा? नगर निगम। एक बार वापस देखिए
कि नगर पालिका का अध्यक्ष क्या कहलाता है, नगर पालिका अध्यक्ष, और जनसंख्या है 10 लाख से, नहीं माफ कीजिए 10,000 से, कितने हजार से, 10,000 से, 10,000 से 1 लाख और शहरी जनसंख्या होनी चाहिए। और नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है। 1 लाख से लगाकर 3 लाख के मध्य जनसंख्या होनी चाहिए, 3 लाख से कम ज्यादा नहीं। और नगर निगम में मेयर या महापौर इसे अध्यक्ष को कहा जाता है। और इसके साथ ही साथियों अगर हम बात करें तो 3 लाख से अधिक इसमें जनसंख्या, 3 लाख से अधिक कितनी भी जनसंख्या हो सकती है उसमें क्या होगा साथियों, तो उसमें होगा, हम बात कर सकते हैं कि अपने नगर निगम होगा। अब साथियों हम इनकी बात कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम बात करें, तो हम ये देखते हैं कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, उसी प्रकार शहर मतलब ग्रामीण निकाय में क्या हो सकता है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला, अब हम कह सकते हैं जिला पंचायत या जिला परिषद। तो उसी प्रकार से उसमें भी 3, इसमें भी 3। अब देखिए 74वां संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची साथियों, 12वीं अनुसूची। कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई, तो सीधे तरीके से है 74वां संविधान संशोधन। कब जोड़ी गई, तो 1973। ठीक है, इसके साथ ही कितने विषय हैं, तो साथियों 18 विषय। कितने विषय, 18 विषय। हम ये भी पढ़ते हैं कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। अब देखो कभी कभार इन विषयों को बढ़ाना है, घटाना है, तो इनका अधिकार किसके पास है, तो राज्य की विधायिका को है। किसकी, राज्य की विधायिका को। अब राज्य की विधायिका को क्या अधिकार है, विधायिका का मतलब यहाँ विधानमंडल से है साथियों। तो राज्य की विधायिका को कौन से आर्टिकल के तहत, तो हम बात कर सकते हैं अनुच्छेद 273, माफ कीजिए आर्टिकल 243, 6 बात कर सकते हैं या फिर 7 बात कर सकते हैं। ये आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल 247 7 या आर्टिकल 247 6। क्या है, राज्य की विधायिका के पास ये शक्तियां है कि वो किसी भी विषय को, अगर इन अनुसूची 11 या 12 में कोई विषय बढ़ाना मतलब 6 में लिखा गया है अपने अनुसूची 11 में कि कोई भी विषय अगर कम करना चाहती है या बढ़ाना चाहती है तो वो कौन कर सकती है, राज्य की विधायिका कर सकती है। अब देखिए साथियों, एक यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि हम एक पढ़ते हैं ग्रामीण निकाय और एक हम बात करें शहरी निकाय की। किसकी बात करें, शहरी निकाय और एक ग्रामीण निकाय। शहरी निकाय, ग्रामीण निकाय की बात करूं तो आर्टिकल 243 से लगाकर 243 ओ, कब तक है साथियों, 243 ओ। और यह है 243 पी से, 243 पी से 243 जेड ए, 243 जेड एफ तक। कितने तक, वापस देख लीजिए, ग्रामीण निकाय की बात की जा रही, आर्टिकल 243 में लिखी गई है सारी बातें, लेकिन ग्रामीण निकाय की है आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक। तो इनमें टोटल कितने हैं, तो इनमें टोटल है साथियों अपने वो है 16 अनुच्छेद है। और फिर शहरी निकाय में तो 243 पी से लगाकर 243 जेड एफ तक है। ये तो इसमें मतलब अनुच्छेदों की बात है। अब देखिए साथियों, ये चीजें तो हो गई। अब हम शहर की परिभाषा कैसे दे सकते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं कि शहर की परिभाषा क्या है। और इसके साथ ही ये जनसंख्या देख ली। अभी हम अगर बात करें तो हिंदुस्तान में लगभग जो एनसीईआरटी की किताबें बताती है वो बताती है 2000 तो नगर पालिकाएं हैं, इसके साथ ही लगभग 1500 है वो नगर परिषदें हैं, और नगर निगम में वो कितनी है, 100 के आसपास क्या है अपनी नगर निगम है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, 100 से लगभग थोड़ी सी अधिक ही होगी, लेकिन ये एनसीईआरटी अभी ये बात कर रही है। अब देखिए, अब हम बात करें इनमें आरक्षण की। किसकी बात करें साथियों, आरक्षण की। हम ये जरूर पढ़ते आए हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 243, कौन सा आर्टिकल साथियों, 243। और आर्टिकल 243 का आर्टिकल 243 डी हमें ये बताता है कि ये आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। इसमें कौन सी व्यवस्था कर रखी है, आरक्षण की। तो आर्टिकल 243 डी में तो 73वें संविधान संशोधन के तहत, और वहीं पी के बाद अगला 5वां ले लो तो फिर वहां कौन सी हो जाएगी, पी क्यू आर एस टी। तो टी में उसमें सीधे तरीके से लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि आरक्षण की व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन में भी की गई है। लेकिन आरक्षण है क्या, देखिए सबसे पहली बात, आरक्षण में महिलाओं को स्थानीय व शहरी निकाय में
निकाय में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, महिलाओं को 1/3 आरक्षण। कितना आरक्षण? 1/3। सबसे पहली बात। दूसरा, राज्य आवश्यकता महसूस करें, राज्य आवश्यकता महसूस करें, महसूस करें तो ओबीसी को भी आरक्षण दे सकती है, आरक्षण दे सकती है। राज्य की विधानमंडल पर है, दे सकता है कि अगर राज्य की विधानमंडल को ऐसा महसूस हो ओबीसी को भी क्या करना है, आरक्षण देना है, तो दे सकता है, लेकिन जनरल को नहीं दे सकता। सामान्य कैटेगरी, सामान्य श्रेणी को आरक्षण नहीं दे सकता, आरक्षण नहीं दे सकता, दे सकता। ठीक है। अब देखो, केवल इसमें सदस्य चुनाव में नहीं, लेकिन अध्यक्ष पद पर भी आरक्षण है, जैसे कि सरपंच है। तो हम बात करें साथियों कि लगभग एक चुनाव में 32 लाख लोग, कितने लाख लोग? 32 लाख लोग चुने जाते हैं, मतलब स्थानीय निकाय में कितने लोग? 32 लाख लोग। इन 32 लाख लोगों में से अगर हम बात करें तो 6.6 लाख लोग हैं वो SC ST के हैं। ये तो इनको आरक्षण में SC ST को, मतलब SC ST को भी आरक्षण दे रखा है। तो इसी में SC व ST को आरक्षण दोनों में, 73वें में भी दे रखा है और 74वें, मतलब स्थानीय और शहरी निकाय दोनों में। ठीक है। तो 32 लाख लोगों को चुना जाता है लगभग, ये मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूं। इनमें से लगभग 6.6 लाख लोग तो कौन है? SC ST वाले। अब इसके अलावा देखिए, हम सीधे तरीके से 32 की बात कर रहे हैं, तो इनमें 1/3 महिलाएं हैं। 32 लाख में से कितनी महिलाएं? 1/3 महिलाएं, लगभग 9, 10, 11 लाख, या हम बात कर सकते हैं 11 लाख की बात कर सकते हैं। लगभग 11 लाख महिलाएं। कितनी महिलाएं? 11 लाख महिलाएं हैं इसमें। ठीक है। अध्यक्ष के पद पर हम ये बात कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की। मैं आपको ग्राम पंचायतों का उदाहरण दूं तो एनसीईआरटी की किताब बताती है 11वीं की, वो बताती है कि लगभग पंचायत है वो 2,40,000 के आसपास है। कितने? 2,40,000 के आसपास पंचायतें हैं ऑल इंडिया में, पूरे भारत में। उनमें से अभी जो महिलाओं के हाथ में बागडोर है वो 80,000 सरपंच कौन है? महिलाएं हैं। कितने हजार? 80,000 सरपंच महिलाएं, मतलब महिलाएं अपना अध्यक्षता फरमा रही है इन पंचायतों की। तो इससे हम जान सकते हैं कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण से कितना बेहतरीन फायदा हुआ। आरक्षण की बात करें तो आपको आर्टिकल याद करना है, 11वां, मतलब 73वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 243 डी, जो महिलाओं की भी आरक्षण की बात करता है और अतिरिक्त भी आर्टिकल की बात, मतलब आरक्षण की बात करता है। मैंने यहाँ डी क्या लिखा है साथियों? कैपिटल लिखा है। इसका मतलब है कि संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन में ये बात करूं, आर्टिकल 243 से लगाकर आर्टिकल 243 ZF तक पूरे के पूरे संविधान संशोधनों के तहत ही जुड़े गए हैं। अब हम बात करें साथियों कि एक शहर किसे कह सकते हैं, शहर की क्या परिभाषा हो सकती है। अगर इससे पहले ग्राम की बात करें या ग्राम सभा की बात करें, तो आप सबको पता है साथियों कि ग्राम सभा वो होती है कि ग्राम सभा में गांव में कोई भी है व्यक्ति जो 18 वर्ष का है और मतदाता सूची में नाम है, तो वो प्रत्येक ग्राम सभा का क्या होगा? सदस्य होगा। और ग्राम सभा की लगभग वर्ष में 4 मीटिंगें होती है, ये भी हमें पता है। एक 2 अक्टूबर को होती है, जैसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या गांधी दिवस के तौर पर मनाते हैं, और गांधी जयंती के तौर पर। और एक होती है 26 जनवरी को, एक होती है 15 अगस्त को, और एक होती है अपने 1 मई को। अब देखिए यहाँ शहर की परिभाषा क्या हो सकती है, ये जनगणना 2011 के अनुसार है शहर की परिभाषा। किसकी परिभाषा? शहर की। अब देखिए, शहर की परिभाषा में हम किसकी बात कर सकते हैं? तो शहर की परिभाषा में हम अगर पहली बात करें तो कम से कम 5,000 की जनसंख्या। कितने हजार की? 5,000 जनसंख्या। 5,000 जनसंख्या निवास करती हो तो हम शहर, एक पहली शर्त। ठीक है। दूसरी शर्त क्या हो सकती है इसी के साथ ही? 75%। कितने प्रतिशत? 75% लोग कृषि के अलावा, कृषि के
अलावा अलावा अन्य क्षेत्रों में काम करते हो। मतलब है कृषि नहीं करते, इसके अलावा कोई शहर का जो भी काम है वो करते हो। कितने? 75% लोग। और इसके साथ ही क्या लिखा है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना हो? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। कितने व्यक्ति? 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, या ये ऐसे ही लिख सकते हो किलोमीटर। ये है साथियों अपने शहर की परिभाषा। तो कितने? 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ये शहर की परिभाषा है। अब देखिए इनका चुनाव कौन करवाता है? नहीं, अब ने ये स्थानीय स्वशासन। अब ये तो क्या है, अपने शहर की परिभाषा हो गई कि कम से कम 5000 की जनसंख्या होनी चाहिए। इसके साथ ही 75% से ज्यादा लोग क्या करते हो? कृषि के अलावा कोई अन्य क्षेत्रों में काम करते हो। और जनसंख्या घनत्व तो वहां का कितना होना चाहिए? कम से कम है वो 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होने ही चाहिए। तो अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती है तो इसका मतलब वो एक क्या कहा जाएगा? शहर गिना जाएगा। अब देखिए साथियों आगे, अब इन सब के चुनाव कौन करवाता है? तो हम बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन है या तीसरे स्तर की सरकार है, उनका चुनाव करवाता है। तो चुनाव करता है चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता कितने साल में? प्रत्येक 5 साल में। प्रत्येक 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में चुनाव करवाता है। ठीक है। और अगर कोई है उपचुनाव है कोई, तो उपचुनाव कितने में? उपचुनाव 6 माह के भीतर। कितने महीनों के भीतर? 6 माह के भीतर। ये भी कौन करता है? ये भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करता है। राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग जो भी कहो। अब देखिए, तो केंद्रीय चुनाव आयोग या राष्ट्रीय चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? तो साथियों केंद्रीय चुनाव आयोग या राष्ट्रीय चुनाव आयोग है वो केवल और केवल राज्य विधानसभाओं के चुनाव है, या लोकसभा के चुनाव है, या राज्यसभा के सदस्यों के कोई चुनाव है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव कौन करता है? वो करता है अपने केंद्रीय चुनाव आयोग या राष्ट्रीय चुनाव आयोग। और बाकी राज्यों में जो भी है चुनाव कौन करवाता है? वो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। कितने वर्षों में होते हैं इनके चुनाव? 5 वर्षों में होते हैं। अब प्रत्यक्ष होंगे परोक्ष होंगे तो ये राज्य पर छोड़ा गया है। किसके ऊपर छोड़ा गया है कि चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा या परोक्ष होगा? तो किसके ऊपर छोड़ा गया है? राज्य के ऊपर। लेकिन हम राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें? राजस्थान की। तो राजस्थान में हम अपने राज्य की बात करें तो राजस्थान में स्थानीय चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। स्थानीय चुनाव प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि तो सरपंच प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही चुनता है। सरपंच जनता खुद जाके वोट देती है और फिर सरपंच का चुनाव किया जाता है। वार्ड पंचों को जनता खुद है। उसी प्रकार हाँ हो सकता है कि जैसे कि पंचायत समिति सदस्य है तो उनको चुनना है तो फिर जनता खुद चुनेगी, लेकिन उनके द्वारा है। प्रधान को है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा सकता है, क्योंकि चुने गए जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? प्रधान को चुनते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि राजस्थान में है वो सरपंचों के चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, बल्कि ये राज्य पर निर्भर करता है या तय करता है कि वो परोक्ष रूप से करवाएं या प्रत्यक्ष रूप से करवाएं। ये शक्ति राज्य के पास है। हाँ, तो ये हो गया उपचुनाव कितना? 6 वर्षों में। अब उपचुनाव कहते किसे हैं? उपचुनाव उसे कहते हैं या तो किसी कैंडिडेट जो जीता है उसकी क्या हो? मृत्यु हो जाए, और या फिर हो सकता है वो किसी केस में या कोई ऐसी मुकदमे में फंस जाए जिसके कारण उनकी जो पात्रता है, मतलब पात्रता है या सदस्यता है, या हम बात कर सकते हैं कि उसकी जो पद है वो समाप्त हो जाए। या जैसे कि किसी भी व्यक्ति को, अब जैसे किसी गांव का कोई सरपंच है तो किसी केस में या किसी मुकदमे में वो दोषी पाया जाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, और उसके बावजूद क्या करना पड़ेगा? उसे 6 महीनों के भीतर क्या करना पड़ेगा? वहां पर चुनाव वापस करवाने पड़ेंगे। और ये भी कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग ही चुनाव करवाएगा। और इसके साथ ही साथियों निश्चित समय है 6 महीने का, तो 6 महीने तक काम कौन करेगा? तो आप हम जानते हैं कि सरपंच के साथ ही एक उनसे निचला स्तर होता है, उप सरपंच होता है। तो अगर सरपंच कार्य नहीं कर रहा है तो उस समय उप सरपंच एक कार्यवाहक सरपंच के तौर पर क्या करेगा? कार्य करेगा। और इन्हें हटाने की भी प्रक्रिया है साथियों कि
2 वर्ष बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरपंच को भी हटाया जा सकता है। सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख, इन सबको। अब देखिए साथियों, अब वर्तमान में अगर चुनाव आयोग की बात करें, किसकी बात करें, चुनाव आयोग की बात करें, या फिर जो हम ये कह सकते हैं कि या तो चुनाव आयोग की बात करें या चुनावों के, जैसे कि हमारे अभी जो वर्तमान में है वो अभी चेंज हुए हैं, जो अपने 2022 में चेंज हुए। इससे पहले प्रेम सिंह मेहरा थे। अब प्रेम सिंह मेहरा की जगह नए राज्य जो आ गए हैं, निर्वाचन आयुक्त आ गए हैं, जिनका नाम है साथियों मधुकर गुप्ता। क्या नाम है साथियों, मधुकर गुप्ता। तो ये याद रखना थोड़ा सा, मधुकर गुप्ता है अपने वर्तमान में क्या है, राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। वो कौन है, मधुकर गुप्ता। ये पूर्व रिटायरमेंट आईएएस ऑफिसर है। और इसके साथ ये कब बने थे, तो 14 जुलाई से, याद रखना 14 जुलाई 2022 से। कब से, 22 से। अभी जारी है, मतलब है कि ये आगे भी अभी हाल ही में, मतलब लगता है अभी तक तो यही है, मधुकर गुप्ता ही है। 14 जुलाई 2022 से इन्होंने किन की जगह ली, तो प्रेम सिंह मेहरा की जगह ली। अब देखिए साथियों कि ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, इनके लिए वित्त का मैनेजमेंट कौन करेगा, तो इसके लिए भी राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। कौन सा आयोग, राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग कौन सा है, आर्टिकल 243 आई और आर्टिकल 243 वाई। 243 आई में कौन सा, 243 आई में है वो है अपने स्थानीय निकाय, मतलब 73वां संविधान संशोधन। और इसमें है वाई में 74वां संविधान संशोधन। ये 74वां मतलब शहरी निकाय और 73वां मतलब स्थानीय निकाय या ग्रामीण निकाय। राज्य वित्त आयोग की बात की गई है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये तय करते हैं कि जो स्थानीय क्षेत्रों में है, जो आय व्यय है, उनका ब्यौरा पूरा रखती है, उनके ऊपर नियंत्रण रखती है, ध्यान रखती है उनका। और दूसरा है कि जो स्थानीय स्वशासन है, हम कह सकते हैं कि ग्रामीण निकाय और शहरी निकाय, उन दोनों के मध्य वित्त का आवंटन का किस तरीके से किया जा रहा है, उनका ध्यान रखती है। उनका आवंटन का बराबर लेखा जोखा रखने का कार्य कौन करता है, राज्य वित्त आयोग करता है। वर्तमान राजस्थान में राज्य वित्त छठा, वर्तमान में छठा कौन सा, हम यह सीधा लगा सकते हैं कि छठा राज्य वित्त आयोग चल रहा है। वित्त आयोग हमारे राज्य का कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, छठा। पहला 1995 से 2000 तक, फिर 2000 से 2005, फिर 2005 से आगे 10 तक, 10 से 15 और 15 से 20। अब 21 से वापस शुरू है तो 21 से 25 तक चलेगा वो राज्य का। अभी जो वर्तमान में ये 5 साल का समय होता है। तो साथियों थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना है। एक विशेष तौर के से एक पीके थुंगन समिति है, जिसका हमने पहले ही जिक्र किया है। क्या नाम है, पीके थुंगन समिति। और इनके आधार पर ही क्या हुआ, 72वां और 73वां संविधान, नहीं माफ कीजिए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है। और ये समिति ने इसने अपनी सिफारिश कब, 1989 में इन्होंने अपनी सिफारिशें दी। इनके साथ ही एक 1900 बलवंत राय मेहता की समिति और है, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957। ठीक है। और इन्होंने किसकी बात की, त्रिस्तरीय प्रारूप कैसा होना चाहिए, त्रिस्तरीय प्रारूप की बात कौन सी समिति ने की, तो बलवंत राय मेहता समिति ने की। ये भी थोड़ा सा हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा हमें इन चीजों के बारे में ध्यान देना चाहिए। कभी कभार हम ये बात कर सकते हैं कि स्थानीय क्षेत्रों में हमारे ज्ञान उपयोगी प्रश्न है, हमारे कौशल के आधार पर क्वेश्चन देना है, उत्तर जवाब देना है। कि हम बात करते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में महिलाओं को आरक्षण दिया गया 1/3। तो क्या ये वास्तव में आरक्षण कुछ फायदेमंद है, या पूर्ण रूप से फायदेमंद है, या आंशिक रूप से। तो हम पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन आंशिक रूप से जरूर है, क्योंकि इसमें महिलाओं को बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिली है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में आज भी, यानी कि हमारा समाज पितृ प्रधान समाज है, जिसमें महिला से भी ज्यादा प्रधानता किसे दी गई है, पुरुषों को प्रधानता दी गई है। तो महिला के सारे अधिकारों का फायदा कौन उठा रहा है, पुरुष ही उठा रहा है। तो ये भी है। तो हमें समाज की ये धारणा को, अगर महिलाओं को आगे लाना है, तो उनकी धारणाओं को हमें समझना होगा, उनके विचारों को समझना होगा और उनको आगे लाना होगा। थोड़ा सा हमें ये प्रयास करना चाहिए। बाकी 73वें संविधान संशोधन ने महिलाओं को बहुत कुछ दिया है, हम इससे कह सकते हैं। और इस संविधान संशोधन के बाद विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं की संख्या में निश्चित तरीके से लगभग हमेशा बढ़ोतरी ही हो रही है, घटोतरी नहीं हो रही है। तो इससे हम कह सकते हैं
कि इनके बाद महिलाओं को या महिलाओं की स्थिति में राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार आया है, लेकिन इतना सुधार नहीं आया कि जितना आना चाहिए, लेकिन फिर भी धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। ठीक है साथियों? तो ये तो है अपने इतना अपने निर्वाचन आयोग के बारे में, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। एक ये याद रख लेना कि मधुकर गुप्ता है जो 14 जुलाई 2022 से क्या है हमारे राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और राज्य में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक ही होता है और इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है स्थानीय निकायों के क्या करवाना? चुनाव करवाना। इसके साथ ही हम बात करें तो वर्तमान में जो परिषदें हैं हमारी जो जिला परिषद है, वो उनकी संख्या लगभग 600 के आसपास है और पंचायत समितियों की है वो 6000 के आसपास है। तो ये भी इसमें भी अब आप 1/3 निकाल लो कि महिलाओं की किस तरीके से ये एनसीईआरटी की बुक हमें बताती है कि इतने-इतने के आसपास जनसंख्या है। और इससे अब देखिए साथियों कि अगर हम इन चीज़ों के बारे में और सोचने समझने की मतलब और गहराई से जानने की मतलब अगर रुचि रखें, तो हमारे खुद में आत्मा में ऐसे प्रश्न उठने चाहिए कि अब जैसे है कि हम बात कर रहे हैं कि अभी जो 600 है जो जिला परिषदें हैं या अ, जिला पंचायतें हैं हिंदुस्तान में, तो इसमें क्या होता है साथियों बढ़ोतरी होती रहती है। जैसे कि मैं पिछली बार देख रहा था कि लगभग 713 जिलों के आसपास है, तो इसका मतलब है कि जितने जिले हैं उतनी तो जिला पंचायतें होगी ही होगी। या हो सकता है उसमें एक आध बढ़ा दी जाए, ये भी हो सकता है बढ़ाने का भी, घटाने का भी, स्थिति के आधार पर भी हो सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें। तो इनमें क्या होता है थोड़ा-सा करंट और लेटेस्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, अब आज इतना ही, बाकी हम बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। मैं आशा करता हूँ आप सबको ठीक तरीके से समझा पाया होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।